नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज बात भारत की उस समृद्धि की जिसे देखकर दुनिया हैरान है। भारत के कॉर्पोरेट जगत ने मुनाफे का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कोविड के बाद जब आम आदमी संभलने के लिए संघर्ष कर रहा था तो कॉर्पोरेट मुनाफे की रफ्तार दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ी। 17 साल में रिकॉर्ड मुनाफा भारत के कॉर्पोरेट के नाम दर्ज हुआ है। दूसरी तरफ भारत का बड़ा हिस्सा भीषण गरीबी में लिपटा हुआ है। ऐसे में सवाल है कि क्या अभाव के महासमुद्र में समृद्धि के ये टापू बहुत दिनों तक टिक पाएंगे या फिर इससे समाज में नए तरह का तनाव पैदा होगा। मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब हमारे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का सफर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अक्टूबर बुलेटिन में एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। यह आरोप तो अक्सर लगता है कि मोदी राज में देश कॉर्पोरेट लूट का शिकार हो रहा है। खासतौर पर विपक्ष के नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अक्सर ये बात कहते रहते हैं। लेकिन ये जो बुलेटिन है इसने इन आरोपों पर जैसे मुहर लगा दी है। कॉर्पोरेट कंपनियों पर सरकार काफी मेहरबान है और ये बात सीधे सीधे स्पष्ट हो रही है आरबीआई की इस रिपोर्ट से। और ये सब तरक्की हुई है कोविड के आने के बाद। जरा कोविड को याद कर लीजिए, इन तस्वीरों को क्या आप भूल सकते हैं। 4 साल पहले वो आपदा दर्ज है अब इन तस्वीरों में जिसने पूरी दुनिया को रोक दिया था, थम गई थी दुनिया। और भारत में तो स्थिति कुछ ज्यादा ही गंभीर थी। लाखों लोग पैदल सैकड़ों किलोमीटर चलकर अपने घरों को वापस गए थे। सब कुछ ठप हो गया था। ऑक्सीजन मिलना मुहाल था। 45 लाख लोगों की मौत हुई। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ऐसा कहती हैं। हालांकि भारत सरकार बमुश्किल 4.5 से 5 लाख मौत ही स्वीकार करती है। उस समय पूरा सिस्टम ही फेल कर गया था। और इन तस्वीरों को याद करके ये भी याद करिए कि जब ये गुजरा तो उसके बाद जिंदगी कितनी मुश्किल से पटरी पर आई। बहुत लोग आज तक कोविड के पहले वाली स्थिति में लौट नहीं पाए हैं। लेकिन कॉर्पोरेट जगत की तो जैसे लॉटरी लग गई। उनके मुनाफों में पंख लग गया। और जो आरबीआई की अक्टूबर 2024 की जो रिपोर्ट है, जो बुलेटिन है, उसमें यही कहा गया है कि भारतीय कंपनियों का जो मुनाफा है वो जबरदस्त तरीके से इस बीच बढ़ा है। क्या हुआ है? वित्तीय वर्ष 2020-21 में कंपनियों का नेट प्रॉफिट मतलब कुल मुनाफा सिर्फ 2.5 लाख करोड़ था। यानी कोविड के जो दौर था उस समय। और 24-25 में यह मुनाफा बढ़कर हो गया 7.1 लाख करोड़, लगभग 3 गुना। ये जीडीपी रेशियो का 4.7% है। 17 सालों में सबसे ऊंचा स्तर, मुनाफे का सबसे ऊंचा स्तर। अब आप जीडीपी के बारे में जब हम बता रहे हैं तो ये भी आप समझ लें कि देश की जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद, उसका 4.7% हिस्सा अब कंपनियों के मुनाफे में जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ, यानी जो जीडीपी रेशियो है उसका ये मतलब हुआ। देश की जो कुल जीडीपी है वो 327.7 लाख करोड़ रुपए है, जिसे यूएस डॉलर में कन्वर्ट करें तो 3.91 ट्रिलियन यूएस डॉलर। ये भारत का कुल इस समय सकल घरेलू उत्पाद है। तो जीडीपी का जो 4.7% हिस्सा हुआ वो कितना हुआ? 15.40 लाख करोड़ रुपए के आसपास। यानी इतना मुनाफा हुआ है। अब सवाल यह है कि ये जीडीपी रेशियो जो हमने कहा है वो क्या है, उसको भी थोड़ा समझ लीजिए। जीडीपी आप जानते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ये देश में एक निश्चित समय, जैसे 1 साल में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। इसे देश की आर्थिक ताकत का एक तरह से माप आप समझ सकते हैं। और जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट होता है वो क्या है? सभी कंपनियों, बड़े व्यवसाय, उद्योग, बैंक आदि का कुल मुनाफा है जो वे अपने खर्चों को घटाकर कमाते हैं, यानी कुल कमाई। और रेशियो क्या हुआ, यानी अनुपात
कॉर्पोरेट प्रॉफिट का जीडीपी से भाग देकर ये अनुपात निकाला जाता है। उदाहरण के लिए अगर देश की जीडीपी 100 रुपए है और कंपनियों का कुल मुनाफा 5 रुपए है तो रेशियो होगा 5%, यानी लगभग 4.7% इस समय कॉर्पोरेट मुनाफा हो चुका है, रेशियो हो चुका है। तो आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि ये वृद्धि बिक्री में तेजी से आई है। 2021-22 में बिक्री 32.5% बढ़ी, जो बाद में स्थिर होकर 7.2% पर आ गई। कंपनियों ने अपने बैलेंस शीट को डीलेवरेज किया, मतलब कर्ज कम किया, जिससे कर्ज चुकाने की क्षमता मजबूत हुई। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यानी ब्याज चुकाने की क्षमता महामारी के समय 3.7 थी, जो बढ़कर अब 7.7 हो गई। बड़ी कंपनियां इसकी मुख्य वाहक हैं, लेकिन मध्यम और छोटी फर्में भी सुधार दिखा रही। अब सवाल यह है कि कोविड के बाद मुनाफा 3 गुना बढ़ा क्यों? मुख्य वजह क्या है? तो जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से जो मांग थी, जो दबी हुई मांग थी पहले, वो महामारी के बाद बढ़ गई। लोगों ने खरीदारी बढ़ा दी, जो कुछ दिनों तक चली। दूसरी, लागत कटौती और प्रौद्योगिकी का बेहतर इस्तेमाल हुआ। कंपनियों ने ऑटोमेशन और दक्षता बढ़ाकर खर्च कम किया। और फिर सरकार की राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां, जैसे टैक्स कट्स और कम ब्याज दरें, जिन्होंने बड़ी कंपनियों को राहत दी। फिर विनिर्माण क्षेत्र का लचीलापन, ये सब मिलकर मुनाफे को बूस्ट दे रहे हैं। यानी सरकार की मेहरबानी एक बड़ा कारण है। तो क्या कॉर्पोरेट मुनाफे के पीछे सरकार का हाथ है? बिल्कुल। मोदी सरकार की नीतियां कॉर्पोरेट्स को लगातार फायदा पहुंचाती हैं। टैक्स कट ये 2019 में ही शुरू हो गया, 30% से घटाकर 22% किया गया, जिससे बड़ी कंपनियों को अरबों डॉलर का फायदा हुआ। फिर पीएलआई स्कीम आई, इसमें 1.97 लाख करोड़ की सब्सिडी विनिर्माण क्षेत्र को मिली, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को, बड़े ग्रुप्स को खास तौर पर। और फिर प्राइवेटाइजेशन, इस समय तो उसकी धूम है। एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, रेल का निजीकरण भी बात चल रही है। चुनिंदा कंपनियों को इसमें प्राथमिकता दी गई। मोदी सरकार कॉर्पोरेट्स पर मेहरबान कैसे है? क्रोनी कैपिटलिज्म के आरोप लगते रहते हैं, मतलब चुनिंदा कंपनियों को फायदा पहुंचाया जाता है। और विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस सिलसिले में लगातार बात करते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, कुछ दिन पहले उन्होंने जो सोशल मीडिया पे लिखा था वो आप पढ़िए। उन्होंने लिखा था कि नरेंद्र मोदी ने अपने अरबपति दोस्तों को 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया। यानी ये कर्जा माफ कर दिया सीधे। इतने पैसे से, राहुल गांधी कहते हैं, इतने पैसे से 16 करोड़ युवाओं को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष की नौकरी मिल सकती थी। 16 करोड़ महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देकर उनके परिवार का जीवन बदला जा सकता था। 10 करोड़ परिवार, जो किसान परिवार हैं, उनका कर्ज माफ करके अनगिनत आत्महत्याओं को रोका जा सकता था। फिर वो आगे कहते हैं कि पूरे देश को 20 साल तक सिर्फ 400 रुपए में गैस सिलेंडर मुहैया कराया जा सकता था। भारतीय सेना का पूरा खर्च 3 साल तक उठाया जा सकता था। दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के हर युवा के लिए स्नातक तक की शिक्षा मुफ्त की जा सकती थी। यानी जो धन भारतीयों के दर्द को दूर करने में खर्च किया जा सकता था, उसे अडानी जैसे लोगों के लिए प्रचार करने में खर्च किया गया। राहुल गांधी बार बार अंबानी, अडानी का नाम लेते हैं। खासतौर पर अडानी पर तो मोदी सरकार उनके लिहाज से कुछ ज्यादा ही मेहरबान नजर आती है। और बात कुछ है भी। गौतम अडानी ने मोदी राज में जबरदस्त तरक्की की। मोदी और गौतम अडानी का रिश्ता गुजरात से शुरू हुआ। 2001 में मोदी सीएम बने तो अडानी को सस्ती जमीन दी गई, 15 रुपए पर वर्ग मीटर SEZ में छूट मिली। वाइब्रेंट गुजरात समिट जब हुई 2003 में, तो अडानी की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। और 2014 में मोदी PM बने तो अब अडानी की संपत्ति 230 गुना बढ़ चुकी है, $26 बिलियन। मोदी सरकार ने कोयला ब्लॉक से लेकर तमाम एयरपोर्ट अडानी के हवाले किए। इसके लिए नियम भी बदले गए और कई बार घपले भी किए गए। याद कीजिए, एक टीवी चैनल हुआ करता था NDTV। प्रणव राय जो एक अर्थशास्त्री थे, शिक्षक थे, पत्रकार थे, बड़ी प्रतिष्ठित ये व्यक्तित्व रहे हैं। इनकी साख थी, चैनल तो था ही। सरकार के खिलाफ खुलकर सवाल उठाता था NDTV।
फिर डॉक्टर प्रणय राय पर तमाम आरोप लगे, सरकारी एजेंसियां पीछे पड़ गईं, कहा गया कि इन्होंने खूब घपला घोटाला किया है और अंत में उन्होंने ये चैनल अडानी को बेच दिया, या कहिए कि बेचना पड़ा। और उसके बाद सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, कहा कि डॉक्टर राय पर लगे सभी आरोप गलत पाए गए, लेकिन हाथ से उनका चैनल तो निकल ही गया। अडानी ने चैनल खरीदा, मतलब अब उस चैनल में सरकार की आलोचना के लिए कोई जगह नहीं है। इस तरह या तो डर से या फिर लालच से पूरे मीडिया को कब्जा किया गया है। खैर, कॉरपोरेट मुनाफा बढ़ना अच्छी खबर कही जा सकती है अगर देश के बाकी हिस्से भी तरक्की की ऐसी ही रफ्तार दिखाएं या थोड़ा बहुत तो दिखाएं। लेकिन जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो सरकारी राशन के लिए लाइन में लगे हों, वहां मुनाफे की ये रफ्तार चौंकाती है। जरा देश का हाल जान लीजिए। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब 2024 की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि शीर्ष के 1% यानी 1% जो आबादी है वो 22.6% राष्ट्रीय आय पर काबिज है। उसके पास 40.1% कुल संपत्ति जो देश की है उसका इतना बड़ा हिस्सा है। औसत आय 53 लाख रुपए प्रति वर्ष है, जो राष्ट्रीय औसत आय का 20 गुना है। और फिर जो शीर्ष 10% है उनके पास 57% है। राष्ट्रीय आय का औसत आय 13 लाख रुपए है, जो राष्ट्रीय आय का 5 गुना है। फिर मध्यम स्तर पे यानी जो शुरू के 40% लोग हैं, अगर उन सबको जोड़ लीजिए तो इनके पास जो आय है वो राष्ट्रीय आय का 30% है। औसत आय 1,65,000 रुपए प्रति वर्ष है, जो राष्ट्रीय औसत से 0.7 गुना ही है। यानी जैसे ही मिडिल क्लास का एक बड़ा हिस्सा शीर्ष से जुड़ता है, पूरी आय कम हो जाती है। और फिर जो निचली 50% आबादी है उसको देखिए, राष्ट्रीय आय का सिर्फ 13% हिस्सा। औसत आय 71,000 रुपए यानी 6,000 रुपए महीने भी नहीं। औसत जो है उससे 0.3 गुना। और संपत्ति सिर्फ 6% यानी देश की कुल संपत्ति 6% है, जिस पर 50% आबादी निर्भर करती है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट में इसे और सरल ढंग से बताया गया है, उसको भी देख लेते हैं। ऑक्सफैम साफ कहता है कि 1% के पास यानी भारत के 1% शीर्ष लोगों के पास 40% से अधिक संपत्ति है। ये औपनिवेशिक काल यानी जब अंग्रेज थे 1930 के आसपास, उससे बुरी स्थिति है, क्योंकि तब शीर्ष के पास कुल संपत्ति का महज 20.7% थी। यानी जो असमानता है वो अंग्रेजों के दौर से भी ज्यादा है। यह सब बताता है कि भारत में कॉरपोरेट मुनाफा बढ़ने से आम लोगों की जिंदगी पर असर नहीं पड़ रहा है। भारत भयावह रोजगार संकट से गुजर रहा है। थोड़ा इन आंकड़ों पर भी गौर करिए। जो ये तो वो हमने बताया औपनिवेशिक काल की स्थिति। भारत में युवा बेरोजगारी दर जो है वो 29% है इस समय। भारत मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जिसे MPI कहते हैं, उसमें दुनिया में सबसे ऊपर है। सबसे ज्यादा गरीब संख्या में भारत में है। फिर भूखमरी का सवाल आता है कि लोगों को पोषण मिल रहा है कि नहीं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI, उसमें रैंकिंग में भारत का स्थान 105वां है। कुल देश 127 जिनकी गणना होती है। और फिर प्रति व्यक्ति आय की बात कर लेते हैं। नॉमिनल GDP प्रति व्यक्ति आय 136वें स्थान पर भारत। याद कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी दूर करने का कैसा कैसा वादा किया था, और आज ये हाल है। PM मोदी ने हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, फिर उन्होंने पकौड़ा तलने को भी रोजगार बता दिया था। चुनाव दर चुनाव ये मुद्दा रहता है। ये मुद्दा गले की फांस न बन जाए, इसलिए फिर आता है मंदिर मस्जिद या हिंदू मुसलमान का सवाल उठा दिया जाता है। यहां तक कि फिल्मों के रिलीज की टाइमिंग भी इसी लिहाज से सेट की जा रही है। जैसे इस समय बिहार में विधानसभा चुनाव की धुंध भी बच गई है, और खबर यह है कि एक फिल्म रिलीज हो रही है। फिल्म जानते हैं क्या है? द ताज स्टोरी। ये देखिए फोटो। हमारे देश के महान अभिनेता संसद में भी रह चुके हैं, परेश रावल ताजमहल का गुंबद उठा के उसमें शिव जी दिखा रहे हैं। इसका मतलब समझते हैं? ये फिल्म बताती है कि ताजमहल दरअसल तेजो महालय था। कम से कम इसका ट्रेलर यही कह रहा है, एक हिंदू मंदिर। जबकि सुप्रीम कोर्ट तक इस दावे को बकवास बता चुका है। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI है, उसने भी इसे गलत बताया है। और खुद मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में सांस्कृतिक मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा थे,
उन्होंने भी इस दावे को गलत ठहराया था, लेकिन फिल्म का ट्रेलर बता रहा है कि उन्हीं खारिज तर्कों पर यह फिल्म बनाई गई है। और मकसद क्या है? बहुत साफ है, बिहार चुनाव को सांप्रदायिक रंग देना। यानी भारत का कॉरपोरेट मुनाफा सिर्फ आंकड़ा नहीं है, यह बताता है कि सरकार ने जल, जंगल और जमीन को कॉरपोरेट लूट के लिए खुला छोड़ दिया है। कॉरपोरेट पोषित राजनीति ने उस राजनीति को ताकतवर बनाया है जो सांप्रदायिक मुद्दों के सहारे आम आदमी के मुद्दों को चुनावी मुद्दा बनने से रोकती है, और पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसे का यह सिलसिला जारी रहता है। फैसला आपको करना है कि यह सिलसिला कब तक जारी रहे। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत। और अगर आपको ये शो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.